करती हूँ। आज हमारे साथ हैं विशेषज्ञ चिकित्सक दिशा मल्होत्रा, जिनका सेंटर है निरुमा फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर पानीपत। इनका दूसरा हॉस्पिटल भी है जो कि मल्होत्रा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका। आप अपने बारे में एक बड़ी जो हमारी जनता है उनको बताइए। मैं डॉक्टर दिशा मल्होत्रा हूँ। मैंने गायनी की पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अपनी फेलोशिप IVF में जर्मनी से कर रखी है, जिसके बाद हमने अपना सेंटर चालू किया है पानीपत में सेक्टर 18 में निरुमा फर्टिलिटी एंड IVF के नाम से। यहाँ पे इनफर्टिलिटी से रिलेटेड सारी की सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे IVF, IUI, ICSI या फिर ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र, फ्लीजिंग, सब कुछ है। मैम जैसे हम IVF सुनते हैं, कुछ जनता को नहीं पता कि IVF है क्या, आप क्या उसको एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़? IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। IVF में उन औरतों का करते हैं जिनके बच्चे नहीं ठहर रहे होते या फिर बहुत सा टाइम हो जाए, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हैं और बच्चेदानी में रसौली है या फिर आदमी के शुक्राणु कम है, उन लोगों का IVF करते हैं। IVF में मेडिसिन्स या इंजेक्शंस की हेल्प से एग्स जिन्हें कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे अंडे बनाए जाते हैं और उन्हें जब अंडे तैयार हो जाते हैं उन्हें निकाल लिया जाता है और लैब में आदमी के शुक्राणु और उन अंडों को मिला के भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो तैयार किया जाता है, जिसे तीसरे से 5वें दिन औरत के अंदर डाल दिया जाता है। उस लैब में बेसिकली वैसा ही एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसे मदर के वूम में होता है। जैसे मैम हम बहुत सुनते हैं कि बांझपन, कई लोगों को इस प्रकार से ताने भी दिए जाते हैं कई औरतों को। तो आप एक बार ये बताइए कि बांझपन है क्या, इसका उपचार संभव है? बांझपन हम उन्हें कहते हैं जिन्हें 1 साल से पुरुष और औरत आपस में संबंध बना रहे हैं पर उसके बावजूद भी बच्चा नहीं ठहरा, तो उन लोगों को बांझपन कहलाया जाता है। ऐसा नहीं है ये औरतों में ही होता है, ये दोनों में होता है, जिसे हम मेल इनफर्टिलिटी या फीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि पुरुषों में बांझपन और औरतों में बांझपन कहा जाता है। और इसका पूरी तरह से इलाज संभव है। इसे 3 तरीके से हम ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखा जाएगा कि किस में है बांझपन, मतलब क्या कॉज है, मेल में कॉज है या फीमेल में कॉज है। अगर आदमी के शुक्राणु कम होते हैं तो हम उन्हें दवाई दे के ठीक कर सकते हैं या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। ऐसे ही औरतों के कुछ टेस्ट होते हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक हैं, अंडे नहीं बन रहे, जैसे कि PCOD के केस में आता है, या फिर बच्चेदानी में रसौली है। सबसे पहले कॉज जाना जाता है, फिर उस अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है। इन्हें 3 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिसिन्स जिसे कहते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन, उसमें कुछ दवाइयों से औरतों के अंडे बनाए जाते हैं और 8वें दिन से अल्ट्रासाउंड यानी कि जिन्हें कहते हैं फॉलिकल स्टडी, वो किया जाता है। उससे देखते हैं कि औरतों के अंडे कैसे बन रहे हैं और वो फूट भी रहे हैं या नहीं फूट रहे। जिस दिन वो फूटते हैं उस दिन उन्हें समझा दिया जाता है कि इन दिनों में आपस में परहेज़ नहीं रखना, उन दिनों में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चा ठहरने के। अगर किसी पेशेंट का कि मेडिसिन से नहीं हो पाता और जैसे ट्यूब्स ब्लॉक है, अगर सिंगल ट्यूब ब्लॉक है या आदमी के शुक्राणु कम है या 4-5 साल हो गए पर कोई भी हमें पर्टिकुलर कॉज नहीं मिल पा रहा है, तो उन केसेस में हम IUI करके भी ट्राई कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू IVF। IUI यानी कि इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, इसमें औरतों के अंडे बनाए जाते हैं जैसे पहले केस में बनाए थे, और जब अंडा तैयार हो जाता है और आदमी का शुक्राणु लेके उन्हें कुछ मशीन से प्रोसेस करके वॉश किया जाता है, जिससे अच्छे कीटाणु अलग हो जाते हैं। जो अच्छे कीटाणु हैं वो औरतों के अंदर डाले जाते हैं। ये है IUI। इनका सबसे अच्छा रिजल्ट उनमें आता है जिनमें आदमी के शुक्राणु कम होते हैं या फिर औरत की एक ट्यूब ब्लॉक है या फिर अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब हमें कॉज नहीं पता बट बहुत टाइम से बच्चा नहीं ठहर रहा। तीसरा मेथड होता है IVF यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें इंजेक्शंस दिए जाते हैं पेशेंट को, मेडिसिन दिए जाती है ताकि उसके अंडे बने, और जब अंडे का साइज़ और बच्चेदानी की झिल्ली, 2 चीज़ें देखी जाती है, अंडे और झिल्ली, जब दोनों के दोनों तैयार किए हो जाते हैं तो वो अंडे बाहर लैब में निकाल लिए जाते हैं और
उसे लैब में आदमी के शुक्राणु के साथ मिला के कुछ मशीन्स की हेल्प से, जैसे कि लैमिनर फ्लो होता है, इंक्यूबेटर्स होते हैं, उनकी हेल्प से बच्चा तैयार किया यानी कि भ्रूण तैयार किया जाता है। तीसरे से 5वें दिन, तीसरे दिन हमें जिसे कहते हैं 8 सेल स्टेज, मतलब भ्रूण तैयार हो गया है। कईयों का जिनके अंडे कम होते हैं, AMH ओवेरियन रिजर्व जिसे कहते हैं, अंडेदानी की क्षमता कम होती है अंडे बनाने की, उनके तीसरे दिन ही अंदर डाल दिया जाता है। या फिर हमारे पास बहुत सारे भ्रूण बन गए हैं, उसमें जो बेस्ट क्वालिटी वाले होते हैं उसे 5वें दिन, जिस दिन निकाला है उसके 5वें दिन औरत के अंदर डाल दिया जाता है, बच्चेदानी के अंदर। ये है IVF। चौथा मेथड होता है ICSI, जिसे कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें स्टार्टिंग में सेम वैसे ही एग्स बनाए गए, औरतों के अंडे बनाए गए, शुक्राणु लिए गए, पर एक एक शुक्राणु, अकेला एक शुक्राणु और एक अंडा आपस में मिला के बच्चा बनाया जाता है। ये उनमें करते हैं जिनके आदमी के कीटाणु बहुत ज़्यादा कम होते हैं, या कीटाणु में भी 4 चीज़ें होती हैं, जैसे हेड, नेक, मिड पीस, बॉडी। जैसे हमारे शरीर में सर है, नाक है, लिप्स हैं, ऐसे ही आदमी के शुक्राणु में होते हैं। उनमें किसी भी चीज़ में कोई भी एबनॉर्मेलिटी होती है, या फिर बहुत ज़्यादा कीटाणु की क्षमता तेज़ नहीं है, उन केसेस में हम ICSI करते हैं। तो उसमें भी IVF लैब प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में अगर आपकी ये सारी चीज़ें ठीक है तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैम जैसे आप टीनेजर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा PCOD की हर किसी को मिलती है मोस्टली, बहुत लोग हैं जो PCOD सफ़र कर रहे हैं इससे। तो अब PCOD है क्या, एक बारी उनको एक बारी बताएंगे कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, या इसका कोई ट्रीटमेंट है? PCOD आजकल टीनेजर्स में बहुत कॉमन है। अगर वो, सबसे पहले तो PCOD होती क्या है? PCOD में अंडेदानी में छोटे छोटे पानी वाले अंडे बोल लो या फिर पानी वाली गांठ बोल लो, वो PCOD होते हैं। बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि नॉर्मल हम पेशेंट लेंगे उसमें एक फॉलिकल मैच्योर होगा, उसका प्रॉपर साइज़ होगा, 14th डे के अराउंड वो 16-18 mm का हो जाएगा। पर PCOD वाले पेशेंट में छोटे छोटे अंडे और बहुत सारे तैयार होते हैं, जिस वजह से उसे महीना या माहवारी कह लो वो टाइम से नहीं आती। पेशेंट को दिक्कत क्या होती है, उसको माहवारी टाइम से नहीं आएगी, उसका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके यहाँ पे चिन पे बाल आ जाएंगे, या फिर एक्ने, पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी। इसे अनमैरिड टाइम में हम ठीक करें तो ज़्यादा बेटर है। सबसे पहले तो इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका कंप्लीट क्योर नहीं है, इसे आप कंट्रोल करके रख सकते हो, बट कंप्लीट क्योर कहना, कंप्लीट ट्रीटमेंट वो पॉसिबल नहीं है। वो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करोगे, जैसे कि आप जंक फूड वगैरह जो कि आजकल बहुत कॉमन है, वो अगर हम अवॉइड करें तो PCOD की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। वेट ना लॉस गेन होने दें, एक्सरसाइज करें प्रॉपर, योगा, इससे सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, देन वेट लॉस, देन हार्मोनल ट्रीटमेंट, वो लास्ट में कहेंगे। सबसे पहले तो आपको अपना ही जो है लाइफस्टाइल वो मॉडिफाई करना होगा, तब PCOD ठीक होगा। लास्ट में अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें हो जाता है, अगर आप फर्स्ट 2 जो हैं स्टेप्स उसे कंप्लीट कर लोगे तो थर्ड स्टेप पे आएंगे। उसमें हम कुछ हार्मोन्स यानी कि कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे PCOD को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार कंट्रोल हो गया तो अगर आप बाद में अपनी डाइट कंट्रोल करके रखेंगे तो PCOD कंट्रोल रहेगा। अगर आप कंप्लीट मेडिसिन पे डिपेंड करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। और ये अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो PCOD वाले पेशेंट में इन फ्यूचर, मतलब मैरिज के बाद, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है। तो हमारे हाथ में है इसे कंट्रोल करना, लाइफस्टाइल, वेट लॉस, नेक्स्ट स्टेप आया मेडिसिन का। अगर इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम आए इनफर्टिलिटी की तो 3 मंथ्स हम मेडिसिन दे के उससे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ PCOD वाले पेशेंट का IVF में भी अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे मैम आपका ये जो सेंटर है निरुमा फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, आप उसमें क्या क्या मशीन्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो पेशेंट्स के लिए हैं, वो आप एक बार बताइए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, हमारा ये सेंटर जो है वो सेक्टर 18 पानीपत में है, निरुमा फर्टिलिटी एंड IVF के नाम से। ये एक अकेला सेंटर है जिसमें सिर्फ IVF
मतलब इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स डील करते हैं। उसमें हम डिलीवरी वगैरह नहीं करते, ताकि प्रॉपर इन्वायरमेंट, जैसे कि मैंने बाहर ट्रेनिंग करी थी, बाहर क्या होता है कि एक हॉस्पिटल अलग होता है जिसमें इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को डील करते हैं, ताकि उनकी एक एक जो प्रॉब्लम है उसे कंसंट्रेशन के साथ सॉल्व कर सके। वैसे ही हमारे सेंटर में सिर्फ उस सेंटर में इनफर्टिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, IUI, IVF, ICSI, ये सब कुछ होता है। दूसरी चीज़, हमारे सेंटर में इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो कि डॉक्टर शिवम मल्होत्रा हैं, उन्होंने अपनी फेलोशिप गंगाराम से कंप्लीट करी है। वो एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं। एम्ब्रियोलॉजिस्ट यानी कि जो मेन IVF में IVF लैब का ध्यान रखता है, जहाँ पे भ्रूण तैयार होना है। अगर वो अच्छे से मेंटेन्ड होएगी तो आपका IVF रिजल्ट अच्छा होता है। तो हमारे यहाँ 24 आवर इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है। थर्ड चीज़ जो है, हमारे यहाँ इंडिया की फर्स्ट मशीन जो कि क्लोज लैमिनर फ्लो, जिसमें जैसे ही हमने अंडे निकाले उस मशीन के अंदर हम प्रोसेस करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकले, उन्हें अलग अलग करते हैं। उससे क्या होता है, उस क्लोज लैमिनर फ्लो में क्या होता है, जैसे कि औरत के बच्चेदानी के अंदर टेम्परेचर होता है जिससे भ्रूण आराम से ग्रो कर पाए, वैसे ही उस मशीन के अंदर होता है। वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। मेन एम्ब्रियो की प्रॉब्लम ये होती है, कहते हैं कि IVF का सक्सेस रेट अच्छा नहीं है। वो क्यों नहीं अच्छा होता? क्योंकि जैसा एटमॉस्फेयर हमारे बॉडी के अंदर होता है वैसा बाहर एनवायरनमेंट नहीं पॉसिबल हो पाता। इसीलिए हमने वो मशीन लॉन्च करी है, इंडिया में लाए हैं, जिससे जो IVF का सक्सेस रेट बढ़ जाए, वैसे ही टेम्परेचर एम्ब्रियो को यानी कि भ्रूण को प्रोवाइड हो जैसे कि मदर के वूम में होता है। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ ICSI, फ्रीजिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ICSI जिनका IVF बार बार फेल होता है या फिर आदमी के कीटाणु बहुत ही कम होते हैं, उनमें ICSI करते हैं। उनमें जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक एक लेके उनको फर्टिलाइज़ करा के बच्चा तैयार कराते हैं, वो फैसिलिटी है। चौथी, फ्रीजिंग की। जैसे आप सब जानते हैं कि आजकल मैरिजेस लेट हो रही हैं, उस वजह से क्या होता है, औरत का अंडे बनाने की क्षमता 35 ईयर्स के बाद कम हो जाती है, इसीलिए इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो फिर हमारे यहाँ फ्रीजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। इन केस जैसे कि हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि फीमेल में कैंसर है, उनकी लाइफ 30 एज है और एक बच्चा है, तो आगे उस बच्चे में भी मेंटली कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो वो हम एग्स प्रिजर्व करा के रख सकते हैं, ताकि अगर हमें ये ट्रीटमेंट कैंसर का लेना हो जिससे 1 ईयर लग जाए और एज हमारी 34 है और हमें पता है आगे जाके हमारी क्षमता कम होएगी, कैंसर में रेडियोथेरेपी देंगे, कीमोथेरेपी देंगे, अल्टीमेटली ओवरीज में डैमेज तो होगा ना। एग की उतनी कैपेसिटी नहीं रह पाती ओवरी की कि वो अच्छे अंडे बना पाए, इसीलिए ये ऑप्शन होता है कि हम वो जो एग्स हैं, जो अंडे हैं, वो निकाल के फ्रीज़ करवा के रख सकें। फ्रीज़ प्रॉपर क्रायो टैंक्स होते हैं जिसमें वैसा ही टेम्परेचर, माइनस में टेम्परेचर देके उन्हें फ्रीज़ किया जाता है। ऐसे ही सीमन फ्रीजिंग, जैसे कि आदमी के शुक्राणु फ्रीज़ करना, जैसे कि कोई नेवी में, कोई आर्मी में जाता है, बहुत टाइम बाद आते हैं या फिर उन्हें कुछ डाउट होता है, तो वो अपने सीमन फ्रीज़ करा के रख सकते हैं। इन केस हमें कुछ प्रॉब्लम हो और आगे फ्यूचर में प्रेगनेंसी करनी हो, तो वही शुक्राणु जो फ्रीज़ है वो निकाल के औरत के अंदर जैसे IUI के थ्रू डाल सकते हैं अगर उसका सब कुछ नॉर्मल है, या फिर IVF में यूज़ हो सकते हैं। तीसरी चीज़ आती है एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जिसे कहते हैं भ्रूण फ्रीज़ करके रख लेना। हमने IVF किया और उस पेशेंट के 6 से 7 एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण तैयार हो गए। उस केस में हमने पेशेंट के अंदर तो डाले 1 या 2, ठीक है, और हमारे पास 6 अभी बचे हुए हैं, तो उसे डिस्कार्ड करने की बजाय हम उसे फ्रीज़ करा सकते हैं। फ्रीजिंग का क्या फ़ायदा होगा, इन केस उन्हें 2 साल के बाद दूसरा बच्चा करना हो और उनको पता है उनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं, नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती या किसी भी कारण से नेचुरल नहीं हो सकती, तो वो जो एम्ब्रियो फ्रीज़ है, मतलब भ्रूण फ्रीज़ है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। उस टाइम जो उनकी इतनी कॉस्ट IVF की फ़र्स्ट टाइम लगी है, वो बहुत ज़्यादा कट ऑफ होके थोड़ी सी कॉस्ट में उनका बच्चा ठहर सकता है। ये आप जितना चाहे उतने साल तक फ्रीज़ करा सकते हो। ये है एम्ब्रियो फ्रीजिंग, लैमिनर फ्लो, एम्ब्रियोलॉजिस्ट,
चौथी चीज़ है ओटी और लैब की प्रॉपर ई-सेप्टिक प्रिकॉशंस मेंटेन करके रखना और एक ऐसा इन्वायरमेंट देना जिसमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट, जैसे इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स आते हैं वो बहुत ही डिप्रेस होते हैं, हमने वही अपने हॉस्पिटल में पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की है। पेशेंट आए उन्हें पॉजिटिव लगे, आगे जो ट्रीटमेंट हो उसका रिजल्ट अच्छा है। आप हमारी जनता के लिए, जो मतलब जनता है, उनको कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो उनके लिए मतलब उनको मोटिवेट करे? हाँ, सबसे पहले इनफर्टाइल होना कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल 15 to 20% जनरल पॉपुलेशन में इनफर्टिलिटी कॉमन है, तो अगर है तो उसे हमें टाइम से ठीक करना चाहिए, हमें टाइम से कंसल्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सीधा ही आईवीएफ हो जाएगा। हम भी अपने सेंटर में जैसे पेशेंट आते हैं पहले मेडिसिन से ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता तो आईयूआई की तरफ जाते हैं, फिर आईवीएफ की तरफ। तो टाइमली अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, हमें अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए ताकि हमारे टाइम से पहले जब तक हमारी एग की कैपेसिटी रहे, सीमन अच्छा रहे, वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। और जो सबसे कॉमन है पीसीओएस, उनके लिए एक मैसेज देना चाहूँगी, अगर हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मतलब बाहर का ना खाना खा के फ्राइड अपना वेट मेंटेन करके रखेंगे तो जो कि पीसीओडी की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी, आगे जाके मैरिज के बाद इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए, हमारी जनता को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों और लेटेस्ट जानकारी रखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एंकर कोमल के साथ कैमरामैन मनोज कुमार। मैं वेद दुआ। हमारे चैनल को देखिए, देखने के बाद लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और विज्ञापन और समाचार के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।